अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम ईकेट का लेक्चर सेपरेट रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि मैंने ये रियलाइज़ किया है कि ईकेट की टेस्ट जो है वो बहुत आसान होती है। तो आज से हम ईकेट की रिकॉर्डिंग अलग करेंगे, ठीक है। तो आप उस लेक्चर को देखेंगे जहाँ पे ईकेट लिखा हो। तो आपको पता है कि हमने मोशन अंडर ग्रेविटी डिस्कस आपसे कर लिया था और आज हम डिस्कस करेंगे मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या है, इसकी एक बेसिक डेफिनेशन है द क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन बॉडी, यानी किसी बॉडी में मोशन की कितनी क्वांटिटी मौजूद होती है। तो मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, द क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी, ठीक है। ये जो मोमेंटम होता है हम टेक्निकली इसको लीनियर मोमेंटम कहते हैं। जहाँ पे सिर्फ मोमेंटम लिखा हो ना, उसका मतलब होता है कि लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है। अब ये जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है ये दो बातों पे डिपेंड करती हैं, एक मास पे डिपेंड करती है, एक वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। तो मोमेंटम की मैथमेटिकल डेफिनेशन होगी इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ दी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम का फार्मूला होगा P इज इक्वल टू mv। अब आप एक बात समझ लें, मास जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब है जैसा डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा वैसा डायरेक्शन मोमेंटम का होगा, ठीक है। सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है and directed along the velocity। अच्छा, आप एक बात याद रखें, मोमेंटम जो है वो दो बातों पे डिपेंड करेगा, एक तो मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करेगा, एक डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा। अगर सपोज करें एक बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में जा रही थी और किसी दीवार के साथ जाके उसने स्ट्राइक किया, फिर वो बाउंस बैक हुई, तो भी हम कहेंगे उसका मोमेंटम जो है चेंज हुआ। यानी अगर बॉडी का डायरेक्शन चेंज होगा तो मोमेंटम भी चेंज होगा। अगर अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि बॉडी का मोमेंटम किस किस पे डिपेंड करता है, तो हम कहेंगे इट डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी। यानी मोमेंटम हमें दो बातों से पता चलेगा, एक तो मास से पता चलेगा और एक वेलोसिटी। सपोज करें अगर एक हमारे पास ट्रेन है और ट्रेन की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है और दूसरी हमारे पास कार है, उस कार की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। फिर भी हम कहेंगे कि ट्रेन का जो मोमेंटम होता है वो ज़्यादा होता है क्योंकि ट्रेन का मास कार के मास से बहुत ज़्यादा होता है। तो मोमेंटम दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक मास पे भी डिपेंड करता है और एक वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। बात मेरी समझ में आ रही है? अच्छा, अब हम आगे चलेंगे और इसको हम ऐसे डिस्कस करेंगे, इसका यूनिट भी डिस्कस कर सकते हैं। भाई मोमेंटम का यूनिट क्या है, तो मास है, इसकी जगह किलोग्राम आएगा और वेलोसिटी की जगह मीटर पर सेकंड आएगा। एक तो इसका यूनिट होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और अगर आप थोड़े से इंटेलिजेंट या थोड़े से आप ठीक है लॉजिकल बन जाएं और सेकंड डिवाइड भी करें, मल्टीप्लाई भी करें, तो यूनिट कुछ इस हिसाब से बनेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सेकंड और ये सेकंड हमने कलेक्ट कर दिया है और डॉट सेकंड। अब ये आपको पता है ये न्यूटन के बराबर है, तो इसलिए इसका दूसरा यूनिट बनेगा न्यूटन डॉट सेकंड। यानी मोमेंटम के दो यूनिट्स हैं, दी एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड और न्यूटन डॉट सेकंड। तो न्यूटन डॉट सेकंड ये बहुत मरतबा क्वेश्चन भी आ चुका है मेहरान यूनिवर्सिटी में कि मोमेंटम का यूनिट क्या है, तो मोमेंटम का यूनिट जो है वो न्यूटन डॉट सेकंड होता है। अब आप थोड़ा सा इसको एक और तरीके से कंसीडर करेंगे। देखें, अगर दो बॉडीज़ हमारे पास हैं, ठीक है, दो बॉडीज़ सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं,
अगर दो बॉडी सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं तो मोमेंटम उस बॉडी के पास ज़्यादा होगा जिसका मास ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन डिस्कस करूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि भाई 3 कंडीशन में यहाँ पे डिस्कस करूँगा। नंबर 1, इफ़ टू बॉडीज हैव सेम स्पीड, अगर दो बॉडीज के पास सेम स्पीड है तो मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा? देन मोमेंटम ऑफ हेवी बॉडी इज ग्रेटर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहता हूँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा? तो मोमेंटम प्रोटॉन का ज़्यादा होगा। इसी तरीके से मैं अगर कहूँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल को हीलियम न्यूक्लियाई भी हम कहते हैं। तो अगर मैं ऐसे लिखूँ अल्फा पार्टिकल, अब मैं आपसे पूछूं कि अगर ये 3 सेम स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं तो मोमेंटम बताओ किसका ज़्यादा होगा? तो फिर मोमेंटम अल्फा पार्टिकल का ज़्यादा होगा क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर दो बॉडीज का मास सेम है तो फिर मोमेंटम उस बॉडी का ज़्यादा होगा जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। इफ़ टू बॉडीज हैव सेम मास, अगर दो बॉडीज के पास मास सेम है तो मोमेंटम बताएं किसका ज़्यादा होगा? जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो हम कहेंगे फास्ट मूविंग बॉडी हैव ग्रेटर, हैव नहीं बल्कि हैज ग्रेटर मोमेंटम, ठीक है। अब अगर आप देखें, सपोज करें मैं कह रहा हूँ एक बॉडी का मास 1 किलोग्राम है, दूसरी बॉडी का मास भी 1 किलोग्राम है, दोनों बॉडीज़ का मास 1 किलोग्राम है, और ये जो बॉडी है ये समझें ए है, इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। अब आप बताएं मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा? तो मोमेंटम बॉडी बी का ज़्यादा होगा। इस पे हम ये लॉजिक अप्लाई करेंगे। अब लॉजिक नंबर 3 जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम कंसीडर कर रहे हैं इफ टू बॉडीज हैव सेम मोमेंटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ लें आप। अगर दो बॉडीज का मोमेंटम सेम है या हैव सेम या इक्वल मोमेंटम, पर उन दोनों बॉडीज के मासेस भी अलग हैं, ठीक है, एंड हैव डिफरेंट मासेस, अगर उनके मासेस डिफरेंट हैं, पहले तो ये समझें अगर दो बॉडीज के मासेस डिफरेंट हैं क्या उनका मोमेंटम सेम हो सकता है? तो ये बिल्कुल हो सकता है। फिर क्या होना पड़ेगा? जिस बॉडी का मास बड़ा है उसको स्लो मूव करना पड़ेगा और जिस बॉडी का मास कम है उसको फास्ट मूव करना पड़ेगा। फिर उस केस में याद रखिएगा, उस केस में क्या होगा, जो रेशो ऑफ मासेस होंगे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेंगे रेशो ऑफ स्पीड के साथ। इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे बुलेट और गन का एग्जांपल होता है। बुलेट और गन, जब किसी गन से बुलेट फायर होता है तो हम कहते हैं जितना मोमेंटम गन के पास होता है उतना मोमेंटम बुलेट के पास होता है। पर आपने देखा है कि बुलेट की स्पीड ज़्यादा होती है। बुलेट की स्पीड इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि बुलेट का मास कम होता है, और गन की जो रिकॉइल की स्पीड होती है वो कम होती है। वो इसलिए कम होती है क्योंकि गन का मास बुलेट के मास से ज़्यादा होता है। तो ये 3 बातें आपको नोट करनी है। अब हम आगे चलेंगे और आपसे डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन होता है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है p²/2m। ये एक फार्मूला है, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, मेहरान यूनिवर्सिटी में भी आते हैं, किसी और इंजीनियरिंग की टेस्ट में भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात समझें, यहाँ पे आपको एक बात ये समझनी है। सबसे पहले आप काइनेटिक एनर्जी देखें। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये होता है और मोमेंटम का फार्मूला आपने अभी पढ़ा mv होता है। अब एक सिंपल सा
बात आप लोगों को याद रखनी है वो सिंपल सी बात ये है, अगर कोई आपको कह रहा है कि हम किसी बॉडी की वेलोसिटी डबल कर रहे हैं, वेलोसिटी डबल करने से मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम डबल होगा, पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी है। इस तरीके से अगर कोई कह रहा है कि मैं वेलोसिटी को हाफ कर रहा हूँ, वेलोसिटी को हाफ करने से मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम हाफ हो जाएगा, पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगी, क्योंकि हाफ का स्क्वायर 1/4 होगा। ठीक है, अब ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले के मुताबिक, अब इस फार्मूले पे मैं बात करूंगा, इस फार्मूले से हमें ये नजर आ रहा है कि मोमेंट काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, पर ये लॉजिक हम तब अप्लाई कर सकते हैं जब दो बॉडीज के पास मोमेंटम सेम हो। अब समझें, अगर मैं कहूं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम मोमेंटम के साथ मूव कर रहे हैं, बताओ काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। तो अब मैंने कंडीशन क्या दी है कि दोनों का मोमेंटम सेम है। जब दोनों का मोमेंटम सेम होगा तो काइनेटिक एनर्जी उस पार्टिकल की ज्यादा होगी जिसका मास कम होगा, फिर इस केस में आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। और दूसरा रिलेशन, अब आप अगर रिलेशन बनाना चाहें, अगर आप रिलेशन यानी अगर मैं दो बॉडीज के रेशियोज की बात करूं, तो काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेगा मासेस के रेशियो के साथ। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रेशियोज हमेशा ऐसे बनाए जाते हैं। अगर आप यहाँ K1, यहाँ पे आप बॉडी 1 की बात कर रहे हो, यहाँ अगर आप न्यूमिनेटर में लिख रहे हो तो यहाँ आप डिनोमिनेटर में लिखोगे। ठीक है ना, तो ये काइनेटिक, पर ये फार्मूला तब अप्लाई होगा जब दो बॉडीज के पास क्या सेम हो, मोमेंटम सेम हो। सपोज अगर मैं कहता हूँ कि भाई दो बॉडीज हैं, उनका मोमेंटम सेम है और उनके मासेस का रेशियो 1:3 है। अगर उनके मासेस का रेशियो 1:3 है और उन दो बॉडीज का क्या कहते हैं, ठीक है, मोमेंटम सेम है, तो उनके काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो बताओ। तो उनके काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो क्या होगा, 3:1 होगा। जो मैं मासेस के रेशियो दूंगा आप उसको रिवर्स कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर दो बॉडीज के पास सेम काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर दो बॉडीज के पास सेम काइनेटिक एनर्जी होगी तो फिर मोमेंटम का जो रेशियो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा स्क्वायर रूट ऑफ मासेस से। ये फार्मूला तब अप्लाई होगा जब दो बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी सेम हो। अब सपोज करें मैं कहता हूं, ठीक है, मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो बताओ मोमेंटम किसका ज्यादा होगा। अब मोमेंटम प्रोटॉन का ज्यादा होगा। यानी अगर दो बॉडीज सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करेंगी तो मोमेंटम उस बॉडी का ज्यादा होगा जिसका मास ज्यादा होगा। ये मैं लिख लेता हूं, इफ two bodies are moving, if two bodies, यहां पे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं having different masses, having different masses, two bodies having different masses have equal kinetic energy, दोनों की kinetic energy equal है, then momentum of heavy body will be greater। ठीक है, इसका जैसे मैंने एग्जांपल दिया, if electron and proton are moving with equal kinetic energies, ठीक है, then which body possess greater momentum, तो आप ऑप्शन कौन सा होगा, प्रोटॉन होगा। और दूसरी पॉइंट जो मैंने ऊपर बताई थी आपको, if two bodies, तो कंडीशन क्या है, having different masses, two bodies having different masses are moving with equal momenta, मोमेंटम का प्लूरल होता है। if two bodies are moving with equal momenta, then तो काइनेटिक एनर्जी किसके पास ज्यादा होगी, लाइटर बॉडी के पास, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइटर बॉडी विल बी ग्रेटर।
ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आपको एक बात और भी याद रखनी पड़ेगी, जो मार्केट में बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज चलता है। एमसीक्यूज ये चलता है कि अगर हम मोमेंटम को इतने % इंक्रीज करें तो काइनेटिक एनर्जी कितने % इंक्रीज होगी। सो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन मोमेंटम, increment or decrement in momentum, then increment or decrement in kinetic energy। तो ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये फार्मूला क्या है? डेल्टा के ई। डेल्टा के ई मतलब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट काइनेटिक एनर्जी में, और ये फार्मूला है 2 डेल्टा पी प्लस माइनस डेल्टा पी डिवाइडेड बाय 10 मेक इट स्क्वायर। प्लस किसके लिए लगेगा? प्लस लगेगा इंक्रीमेंट के लिए, और माइनस किसके लिए लगेगा? माइनस लगेगा डिक्रीमेंट के लिए। सपोज अगर मैं कहता हूँ किसी बॉडी का मोमेंटम 10% इंक्रीज हुआ, अगर मोमेंटम में इंक्रीमेंट 10% हुई तो काइनेटिक एनर्जी में कितने % इंक्रीमेंट आएगी? तो आप फार्मूला यूज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी 2 डेल्टा पी यानी 10, और प्लस इंक्रीमेंट की बात होगी तो प्लस देंगे। डेल्टा पी की जगह 10 डिवाइडेड बाय 10, ये कितना हो जाएगा? 20। 0 0 के साथ कैंसिल, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा, तो ये 21 होगा। यानी अगर मोमेंटम 10% इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी 21% इंक्रीज होगी। पर इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि मोमेंटम 10% डिक्रीज हुआ, अब बताओ काइनेटिक एनर्जी में कितना डिक्रीमेंट आएगा? तो यहाँ माइनस आएगा और फिर 19% इसका रिजल्ट होगा। तो ये सारी बातें आप नोट करें, तो फिर हम इन पे एमसीक्यूज करते हैं। अच्छा, अब मैंने कुछ एमसीक्यूज लिखे हैं जो आपकी टेस्ट में आ सकते हैं। देखें, पहले एमसीक्यूज लिखा है मैंने, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये भी मेरठ यूनिवर्सिटी में रिपीट हो चुका है। तो प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी की, इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम मोमेंटम कहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन है द मोमेंटम इज मेजर्ड इन, मोमेंटम किस में मेजर किया जाता है? तो मैंने बताया मोमेंटम का 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी यूनिट हो सकता है और न्यूटन डॉट सेकंड भी हो सकता है। तो न्यूटन डॉट सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये दोनों हैं, इसलिए ऑप्शन इसका ई होगा। उसके बाद द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, ये भी 1-2 मरतबा टेस्ट में आ चुकी है। तो मोमेंटम की डायमेंशन निकालना बहुत आसान है, ये आपने चैप्टर नंबर 1 में भी की थी। मास है, मास की डायमेंशन कैपिटल M है, वेलोसिटी की डायमेंशन L⁻⁻1 है, तो इसकी डायमेंशन होगा ऑप्शन ए होगा। ये एक न्यूमेरिकल है, जब मैं टेस्ट दे रहा था तो इस तरह का न्यूमेरिकल आया था। ठीक है, अब देखें कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। अ बॉडी हैविंग मास 20 किलोग्राम इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, फाइंड इट्स मोमेंटम। देखें कितना आसान था, P = mv। मास बॉडी का कितना है? 20, वेलोसिटी कितनी है? 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद देखें, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ 2 बॉडीज इज 2:5, मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। देन रेशियो ऑफ देयर मोमेंटा, तो हमें पता है मोमेंटा का जो रेशियो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मासेस होगा। तो जो रेशियो हमें दिया जाएगा हम वही का वही रखेंगे, पर स्क्वायर रूट में रखेंगे। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, या अगर अब इसको सेपरेट करेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी होगा। ठीक है, यहाँ पे फोकस करें भाई। अब देखें, इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डबल्ड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपकी टेस्ट में। इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डबल्ड देन, अगर वेलोसिटी डबल करेंगे तो क्या होगा? यहाँ देखें, P = mv। अगर वेलोसिटी डबल करेंगे तो मोमेंटम डबल हो जाएगा। मोमेंटम क्या हो जाएगा? डबल। पर काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में क्या था? वेलोसिटी का स्क्वायर था,
यानी अगर हम वेलोसिटी को डबल करेंगे तो डबल का स्क्वायर कितना होगा 4 टाइम। तो वेलोसिटी यहाँ देखें स्क्वायर से प्रोपोर्शन कर रही है ना, तो अगर वेलोसिटी को डबल करेंगे तो मोमेंटम डबल होगा, और अगर वेलोसिटी को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स होगी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। अच्छा, 4 टाइम को क्वाड्रपल्स भी कहते हैं, कभी कभी क्वाड्रपल्स भी लिखा होता है। क्वाड्रपल्स का मतलब होता है 4 टाइम बढ़ना, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 होना, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा। उसके बाद ये MCQs देखें, अ बॉडी हैविंग मास 5 किलोग्राम एंड मूविंग विद द मोमेंटम ऑफ 20 न्यूटन डॉट सेकंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। बहुत आसान है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P²/2m। मोमेंटम आपको दिया गया है 20, इसका करेंगे स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये 400 होगा, ये डिवाइडेड बाय 10 तो 40 होगा। तो इसका ऑप्शन 40 होगा। उसके बाद है द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाय 20%, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय, बहुत आसान है, डेल्टा के ई इज इक्वल टू 2 डेल्टा पी प्लस डेल्टा पी डिवाइडेड बाय 10 मेक इट स्क्वायर। मोमेंटम कितना बढ़ा 20%, 20 डिवाइडेड बाय 10 मेक इट स्क्वायर, ये 40 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 44% हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो सी होगा। अब लास्ट में ये क्वेश्चन देखें, इफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी देन। तो मैंने आपको लेक्चर में क्लियर कट बताया है कि अगर दो बॉडीज हैं जिनका मास डिफरेंट है, अगर वो सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करेंगी तो मोमेंटम उस पार्टिकल का ज़्यादा होगा जिसका मास ज़्यादा होगा, ठीक है। तो प्रोटॉन हैज़ ग्रेटर मोमेंटम क्योंकि प्रोटॉन का मास ज़्यादा है। तो आप ये नोट करें तो फिर हम न्यूटन्स लॉज डिस्कस करेंगे।